8 मार्च 2014 सुबह के 12:42 पर मलेशियन फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है टू चाइना बीजिंग। इस फ्लाइट के अंदर 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर होते हैं और इस फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी 2 पायलट्स जहारी अहमद शाह और फारिक हामिद को दी जाती है। ये फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी देर में ही मलेशियन कोस्टलाइन को पूरा करके साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। कैप्टन मोहम्मद जारी रिपोर्ट करते हैं कि ये प्लेन अब 35,000 फीट ऊपर पहुंच गया है। इसके थोड़ी देर बाद मलेशियन एयरलाइन 370 एंटर करता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर, जिस वजह से कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99 जिसके रिस्पांस में कैप्टन जहारी अहमद कहते हैं कि गुड नाइट मलेशियन एयरलाइन 370। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि ये वो आखिरी शब्द थे जो कि हमको कैप्टन जहारी अहमद से सुनने को मिले थे। बिकॉज इसके बाद मलेशियन एयरलाइन 370 हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि व्हाट हैपेंड टू मलेशियन एयरलाइन 370। सुबह के 1:21 को जैसे ही ये प्लेन वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एंटर करता है, ये कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गायब हो जाता है। अब कुआलालंपुर वालों को ये बहुत आम बात लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्लेन अब वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जा चुका है, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गया है। और वहीं पर वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जब ये नोटिस करते हैं कि मलेशियन एयरलाइन 370 उनके रडार के अंदर तो आया था लेकिन सडनली डिसअपेयर हो गया, तब उनको ये काफ़ी सस्पिशियस लगता है एंड वो तुरंत कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। और इसके बीच में वो मलेशियन एयरलाइन 370 के पायलट से कांटेक्ट बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनको आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और जब कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को पता चलता है कि मलेशियन एयरलाइन 370 उनके और वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों के रडार से गायब हो चुका है, तब उनको इसके बारे में रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे के अंदर ही इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अगले 4 घंटे तक किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। अब सुबह के 6:15 पर यही वो टाइम था जब मलेशियन एयरलाइन 370 को चाइना बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन यहाँ पर वो फ्लाइट पहुंची ही नहीं। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और मलेशियन फ़्लाइट 370 की डिसअपेरेंस की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिस वजह से सुबह के 6:32 को एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल एफर्ट होता है बाय मैनी कंट्रीज़, जिसमें 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ़्लाइट 370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी में ढूंढना शुरू किया। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी उनको एक भी चीज़ उधर नहीं मिली, जो कि काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेन ओशन में क्रैश हो जाए और उसका एक भी पार्ट ओशन के ऊपर ना मिले, काफ़ी अजीब था। ये सर्च ऑपरेशन 4 दिनों तक चला, लेकिन किसी को भी फ़्लाइट MH370 का नामो निशान भी ना मिला। लेकिन उसके बाद एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने सबको शॉक कर दिया। 8 मार्च 1:21 पर जब मलेशियन एयरलाइन 370 कुआलालंपुर और वियतनाम दोनों के रडार से गायब हो गया था, तब ये मलेशियन मिलिट्री के रडार में दिखा था। और उसके बाद जो हमको पता चला वो चीज़ें काफ़ी अजीब थीं। हुआ ये कि वियतनाम की ओर जाते हुए इस फ्लाइट ने अचानक से एक बहुत शार्प यू टर्न लिया था और ये दोबारा मलेशिया की ओर आने लगा था, लेकिन ये मलेशिया पर ना रुका और इसने मलेशिया को पार करके मलाक्का स्टेट की तरफ टर्न कर गया था। इसके बाद
लास्ट बार जब वो प्लेन मिलिट्री रडार पे शो हुआ था उस समय वो इंडियन ओशन के इस रीजन के ऊपर था और इसके बाद मलेशियन एयरलाइन 370 मिलिट्री रडार से भी गायब हो गई। अब जो रेस्क्यू टीम पहले प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी वो इंडियन ओशन के इस पार्ट में उसको ढूंढने लगी, लेकिन यहाँ पर भी उनको मलेशियन एयरलाइन 370 का एक भी पार्ट ना मिला। अब कुछ दिन बीत चुके थे लेकिन अभी भी फ्लाइट MH370 की डिसअपीयरेंस एक मिस्ट्री ही थी। लेकिन इसके बाद एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें पता लगता है कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरलाइन 370 ने स्पेस में मौजूद कुछ सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की ट्राई किया था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब एरोप्लेन्स में कोई ख़राबी आती है तब वो अपने आप से ही स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की ट्राई करते हैं और बोइंग जैसे एरोप्लेन्स के लिए ये नॉर्मल था। इसके बाद रिसर्चर्स ने सैटेलाइट में मौजूद डेटा से एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और ये पता लगाया कि जब मलेशियन एयरलाइन 370 मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया था तब इसने अगेन एक टर्न लिया था और ये अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था। इसके बाद सुबह के 8:19 पर इसने लास्ट बार सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने का ट्राई किया था और उसके बाद मलेशियन एयरलाइन 370 की तरफ से कोई और ट्राई नहीं हुई थी। मतलब जिस समय रेस्क्यू टीम इस फ्लाइट को ढूंढ रही थी उस समय ये प्लेन हवा में ही था। शॉकिंग राइट? एक्सपर्ट्स का मानना है कि MH370 ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में आकर इंडियन ओशन के इस रीजन में फ्यूल ख़त्म होने के कारण क्रैश कर गई होगी। उसके बाद इंडियन ओशन के इस रीजन में एक डीप सी ऑपरेशन चालू किया जाता है जो कि कुछ दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों तक चलता है और इसके अंदर $160 का भी खर्चा आता है। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ पर मलेशियन एयरलाइन 370 के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। ये हो गया अबाउट मलेशियन एयरलाइन 370 की हिस्ट्री के बारे में और हाउ दिस फ्लाइट डिसअपीयर आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन व्हाट रियली हैपेंड टू दिस फ्लाइट, और ये फ्लाइट अभी तक मिली है कि नहीं किसी को, वी डोंट नो। लेकिन भाई वी श्योर हैव थ्योरीज अबाउट इट एंड मैं अब आपको एक एक करके वो थ्योरीज भी बताऊंगा जो कि बहुत सारे बंदों ने बनाई है इसके बारे में। एंड या मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा। सो जो पहली थ्योरी निकल के आती है वो है कि दिस प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 2 पैसेंजर्स। सो इस फ्लाइट के डिसअपीयर होने के बाद इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जब जानकारी मिली तब हमको पता चला कि इसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा था एंड उनका नाम था फूरिया नूर मोहम्मद और दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा। और इन्होंने ही ये प्लेन हाईजैक किया होगा और इसको क्रैश करवाया होगा। बट देन अगेन कई बंदे ये बोलते हैं कि ये बस एक स्टूडेंट वीज़ा से ट्रैवल कर रहे थे और इनको एक असाइलम चाहिए था रहने के लिए। इनमें से एक की माँ ने ये भी बताया था कि वो अपने बेटे का जर्मनी में वेट कर रही थी बट हिज सन नेवर अराइव्ड। सो मे बी दे वर नॉट hijackers, they were just normal passengers traveling with stolen visa, but then again you never know। अब हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी के बारे में जो कि काफ़ी क्रेजी है। कई लोगों का ये कहना है कि द पायलट्स ऑफ दिस प्लेन वेर सुसाइडल, जिनमें से सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं टूवर्ड मोहम्मद जारी अहमद कि उन्होंने ही ये फ़्लाइट क्रैश करवाया होगा। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो इस फ्लाइट ने टर्न लिया था इतना 180 डिग्री का वो ऑटो पायलट अपने आप नहीं कर सकता एंड दूसरा कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, इसलिए उन्होंने फ़्लाइट को मलेशिया के बीचों बीच उड़ाया था कि जिस वजह से वो मलेशिया और वियतनाम दोनों के रडार में आने से बच जाए एंड वो इस फ्लाइट को आराम से क्रैश करवा पाए। और इसी के साथ उनके घर में एक फ़्लाइट सिमुलेटर था
जिसमें उन्होंने एक पाथ ड्रॉ किया था एंड वो पाथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था टू द रूट ऑफ MH370, जिस वजह से इन पे और भी शक गया। लेकिन देन जो टीम इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने थ्योरी को नकार दिया एंड बोला कि मोहम्मद जारिसा अहमद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे एंड उनके फिजिकली एंड मेंटली दोनों रिपोर्ट सही थी एंड उनका घर में भी व्यवहार काफ़ी अच्छा था। देन हल्का सा तो दिखना चाहिए कि ये बंदा सुसाइडर है, लेकिन वो परफेक्टली फाइन थे। सो ऐसा क्या हो गया उस फ्लाइट के दौरान कि उन्होंने अचानक से सुसाइड करने के बारे में सोचा, वो तो भाई किसी को नहीं पता। बट देन अगेन ये भी एक थ्योरी है एंड दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये प्लेन एलियंस के द्वारा गायब कर दिया गया था, लेकिन ये कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि इस प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली में हमको मिले थे। जैसे 2015 में इसका पहला पार्ट आइलैंड ऑफ रीयूनियन के बीच पे मिला था हमको। ऐसे ही कर करके मलेशियन एयरलाइन के बहुत सारे पार्ट्स मिले हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे पार्ट्स अनआइडेंटिफाई हैं और बहुत सारे आइडेंटिफाइड हैं। और यही ब्रिंग करता है तीसरा थ्योरी कि ये प्लेन एक्चुअली में अमेरिकन के द्वारा शॉट डाउन कर दिया गया था। और ये जो सैटेलाइट के जो भी ड्रामा हुआ है ये इस चीज़ को कवर अप करने के लिए था। और इन्होंने जो भी हमको अभी तक पार्ट्स मिले हैं इस प्लेन के वो अलग अलग रोड लाइन्स पर जाकर फेंका है टू कवर अप दिस मैस। और कई लोग मानते हैं कि ये प्लेन एक्चुअली में रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था बाय समवन एल्स एंड बोइंग के एयरप्लेन्स आर केपेबल ऑफ दिस थिंग। एंड ये हो सकता है, लेकिन देन अगेन मुझे नहीं पता ये कोई क्यों करेगा। और ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन मैं उस सबको आपको नहीं बताने वाला, बट मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि एक्चुअली में हुआ होगा। इस फ्लाइट के अंदर 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर तो थे ही, लेकिन इसके साथ वो बहुत ज़्यादा कार्गो भी कैरी कर रहा था एंड उन्हीं सारे कार्गोस में से वो पैकेज ऑफ लिथियम आयरन बैटरी भी लेके जा रहा था, जिस वजह से कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई हो एंड इस प्लेन में फायर ब्रेकआउट हो गई हो। और ये पहली बार नहीं है कि लिथियम बैटरी की वजह से कोई प्लेन क्रैश किया हो, ये पहले भी हो चुका है। और इस फायर की वजह से इस प्लेन का ट्रांसपॉन्डर और सेटकॉम ख़राब हो गया हो एंड इस प्लेन में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होने लगी हो, जिस वजह से मोहम्मद जारिसा अहमद ने इस प्लेन को टर्न किया हो अगेन मलेशिया की तरफ वहाँ पर लैंड कराने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होने के कारण सब के सब इन दिस फ्लाइट इंक्लूडिंग द पायलट्स बेहोश हो गए हों एंड ये प्लेन अपने आप ऑटो पायलट पे चलने लगा हो। एंड देन ऑटो पायलट में भी कोई खराबी आने के कारण इस प्लेन ने एक बहुत गलत टर्न लिया एंड ये इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हो गई। तो भाई ये तो हो गई थ्योरीज अबाउट MH370, लेकिन क्या एक्चुअली में हुआ इस प्लेन के साथ वो अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई है जो कि इस प्लेन का मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है। तो एक एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने अपनी कैलकुलेशन के द्वारा ये पता लगाया है कि ये प्लेन इंडियन ओशन के इस रीजन के अंदर ही 4000 किलोमीटर अंदर इस जगह पर मौजूद है। और इन्होंने इसका पूरा दावा किया है कि यहाँ पर पक्का होगी, लेकिन अभी तक मलेशियन गवर्नमेंट ने इस जगह पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू नहीं किया है। वो आगे करेंगे कि नहीं ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन भाइयों अब मुझे आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक हैपन टू मलेशियन एयरलाइन 370? क्या ये प्लेन एलियंस के द्वारा गायब कर दिया गया था और मे भी सही में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको शॉट डाउन कर दिया था एंड ये जो भी हमको पता चला ये सब एक ड्रामा था? और क्या पता ये प्लेन हाईजैक था और वरना इनके पायलट्स ने इस प्लेन को जानबूझकर इतनी ज़्यादा दूर ले जाकर क्रैश कराया था। और वरना जो रिटायर्ड रिचर्ड गॉडफ्रे बोल रहे हैं अबाउट द प्लेन वो सच है। बट आई थिंक दीज आर जस्ट थ्योरीज इन योर माइंड।